हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन का टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे और एनसीईआरटी से एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग प्लेन का बात करेंगे, टॉपिक प्लेन का। तो ये प्लेन क्या है स्टूडेंट्स? जस्ट लाइक आप लोग को जो ये बोर्ड दिख रहा होगा, वाइट पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? सरफेस है, सतह है। और ये जो सरफेस है इसी को हम लोग प्लेन कहते हैं। तो प्लेन का डिफिनेशन क्या होगा? अ प्लेन इज अ सरफेस, प्लेन एक सरफेस है। इफ वी टेक 2 पॉइंट्स, अगर हम लोग 2 पॉइंट्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ लिए और इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, यानी ये लाइन ज्वाइन कर दिए, तब ये जो लाइन है कंप्लीटली इस पे लाई करना चाहिए। किस पे सर? सरफेस पे। तो अगर ऐसा होता है तब वो सरफेस क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है। फिर समझिए, अगर हम लोग के पास एक सरफेस है, अगर उस पर 2 पॉइंट्स लेते हैं और उसको मिला देते हैं, तो वो जो लाइन बनता है वो कंप्लीटली उस पर लाई करना चाहिए। लाइन ज्वाइनिंग कंप्लीटली लाई ऑन इट, यानी सरफेस पे लाई करना चाहिए। तो डिफिनेशन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। अब प्लेन जो है उसका हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, 2 प्लेन के बीच एंगल, 2 प्लेन के बीच डिस्टेंस। बट यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो मन में आएगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो इक्वेशन है 5 तरह से आता है, और भी होता है जो कि कंसेप्ट से बनता है विदाउट फार्मूला या फार्मूला थोड़ा थोड़ा यूज करके। तो ऐसी स्थिति में ये टॉपिक इसीलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। बट डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको फार्मूला इसका प्लेन का याद रखना है, रट जाना है, अन्यथा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा देखिए, द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होगा, मतलब देख करके जो आप बता देंगे कि ये प्लेन है, उसका होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। मतलब x y z लीनियर होना चाहिए, यानी पावर 1 1 1 होना चाहिए। तब उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? किसका इक्वेशन है? प्लेन का इक्वेशन है। अब यहाँ x का, y का, z का जो कॉफिशिएंट दिख रहा है a b c, इसको डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। लेकिन किसका डायरेक्शन रेशियोज? प्लेन के नॉर्मल का, प्लेन के नॉर्मल का। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये प्लेन है तो इस पे जो एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग an, इसी का डायरेक्शन रेशियोज है a, b एंड c। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज नहीं होता है, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज होता है। सपोज अगर ये मेरा हैंड प्लेन है तो डायरेक्शन रेशियोज इस नॉर्मल का होगा। भले प्लेन के इक्वेशन में आएगा डायरेक्शन रेशियोज, बट नॉर्मल का ये होगा, डायरेक्शन रेशियोज होगा। ओके, इतना याद होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि -2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 7 इक्वल टू 0, किसका इक्वेशन है? प्लेन का है। क्यों? क्योंकि x y z का पावर 1 1 1 है। अब जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियोज अगर पूछे नॉर्मल का, तो x का हो गया -2, y का हो गया 3, z का हो गया 4, यानी डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल का होगा -2, 3 एंड 4। और एक बात बताइए, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है तो आप डायरेक्शन कोसाइन भी तो पता कर सकते हैं। तो वो सारी बातें अब रिपीट होगा, जो भी पहले पढ़े हैं, मज़ा भी आएगा थोड़ा सा। ओके, आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग फाइनली जो है इसके इक्वेशंस के फार्मूला सबको देखते हैं, क्या है नहीं है, कौन कंडीशन होता है, क्या फार्मूला होता है, ये सारी बातें देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे पहला टाइप पढ़ रहे हैं कि इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन देगा। तो देखिए, थोड़ा मेरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका फार्मूला याद रह जाएगा, कंसेप्ट भी याद होना चाहिए। कह रहा है कि प्लेन है जो कि एक पॉइंट x1 y1 z1 से पास कर रहा है, मतलब एक प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है। उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज दिया है नॉर्मल का, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या है? a, b एंड c। तो इस प्लेन का इक्वेशन बताइए क्या होगा। फिर से ये बातें यहाँ पे उठेगा, क्या सर वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी होगा? ऑफ कोर्स, आपको दोनों फॉर्म यहाँ देना है। हो सकता है यहाँ पे जो फार्मूला हम लोग लिखते चलेंगे तो किसी का वेक्टर नहीं होगा, सिर्फ कार्टेशियन होगा। ओके, या किसी का सिर्फ कार्टेशियन होगा, वेक्टर नहीं होगा, जो भी होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग दोनों फॉर्म देखेंगे कि कार्टेशियन भी क्या होगा, वेक्टर भी क्या होगा। तो पहला लिखिए इन कार्टेशियन फॉर्म। तो पहला लिखिए स्टूडेंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग के पास जो प्लेन है जिसका इक्वेशन लाना है
वो x1 y1 z1 से पास कर रहा है और इसके नॉर्मल लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो ए बी सी है। दैट मीन्स बात कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग का यही प्लेन है, कहीं पॉइंट है x1 y1 z1 और इस पे जो नॉर्मल है इसका डायरेक्शन रेशियोज a, b, c है। देखिए जब भी किसी लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी दे रहा है तो वो वेक्टर क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये आप लोग को पता होगा। अगर पॉइंट x1 y1 z1 है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, इतना तो पता ही है आप लोग को। तो खैर कार्टेशियन फॉर्म में जब भी बोले कि एक पॉइंट से पास करता है और डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल का है तो आप उसके इक्वेशन को क्या लिखोगे, तो ध्यान देना ए मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज, x माइनस x तो हमेशा x रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है यानी x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। ये जो है प्लेन का इक्वेशन होगा जिसमें ये जो a b c दिख रहा है नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है, x1 y1 z1 जो दिख रहा है ये वो पॉइंट है जिससे प्लेन पास कर रहा है। ठीक है, आप इसको याद कर ले। प्रूफ भी कर सकते हैं बट इसमें इतना इक्वेशंस है कि प्रूफ करते करते आपको पता चलेगा 15-20 वीडियो लग जाएगा। ओके, तो आप खाली याद रखें, प्रूफ से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, इन वेक्टर फॉर्म सबको पता है आप लोग को कि x y z ये तो वेरिएबल पॉइंट होता है, यहाँ पे कहीं पे होगा क्योंकि जब भी इक्वेशंस लाएंगे तो वो तो लेना ही लेना है। तो वेक्टर फॉर्म में जो आएगा वो आएगा r वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो मन में क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे r वेक्टर क्या है, तो r वेक्टर लास्ट वीडियो में भी देखें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है r वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। a वेक्टर क्या है, a वेक्टर है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे पास करता है, यानी ये अगर थोड़ा सा फिगर की बात करूँ तो ये हो गया आपका a वेक्टर। ओके, उसके बाद n वेक्टर। तो मन में क्वेश्चन आएगा सर n वेक्टर क्या है, तो नॉर्मल वेक्टर जो आपको दिख रहा है ये वाला। तो यहाँ से मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग भूलो ना, वेयर a वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर जिससे पास कर रहा है। तो किससे पास कर रहा है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और n वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर तो ए बी सी है डायरेक्शन रेशियोज, तो हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब आर वेक्टर के बारे में तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप तो रहता ही रहता है, इसलिए आपसे वो कोई पूछने वाला नहीं है। आशा करते हैं आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा, प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम लोग इक्वेशन का टाइप देखेंगे, इफ अ प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। अब जो प्लेन है वो कितने पॉइंट से पास करेगा, 3 पॉइंट से। अभी इससे पहले वाले में क्या था, सिंगल पॉइंट से, लेकिन इसमें 3 पॉइंट से। मन में आएगा सर 2 पॉइंट्स, नहीं 2 पॉइंट नहीं होगा, जब देगा तो वो कंसेप्ट से आपको बनाना पड़ेगा। किस कंसेप्ट से आएगा, निश्चिंत रहिए आप उस चीज़ों के लिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट याद रखो, अगर क्वेश्चन बाहर गया तो फिर बोलना है। तो यहाँ पे जो है 3 पॉइंट्स है जिससे पास कर रहा है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 से। देन फाइंड इट्स इक्वेशन, तब इस प्लेन का आप इक्वेशन बताओ। तो फिर वही बात, वेक्टर में भी लिखना है, कार्टेशियन में भी लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा समझिए। इन कार्टेशियन फॉर्म पहले लिख लेता हूं। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले रो में डिटर्मिनेंट बनाना है 3/3 का। पहले रो में x माइनस कोई भी पॉइंट ले लीजिए, पहला दूसरा तीसरा में से, तो ऑब्वियसली पहले लीजिए, पहले है तो x माइनस x1, फिर यहाँ पे y माइनस y1, फिर यहाँ पे z माइनस z1। ध्यान से देखिए, x y z एक्स्ट्रा डालना है क्योंकि वो नहीं डालेंगे तो इक्वेशन तो आना नहीं है। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 हो गया। अब डिफरेंस लेना है, x2 माइनस x1, यानी यहाँ सिर्फ x का होगा, तो याद रखना आसान है, सिर्फ x का। यहाँ y2 माइनस y1, यहाँ z2 माइनस z1।
फिर यहाँ x का ही डिफरेंस लेना है, तो x2 माइनस x1 तो हो गया, अब 3 बच रहा है, तो x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और यहाँ z3 माइनस z1, इसको 0 के बराबर कर देना है। इस डिटर्मिनेंट को जो आप एक्सपेंड करोगे, जो आएगा इक्वेशन वही प्लेन का इक्वेशन आएगा, है ना मजे की बात। तो सिंपल तीनों पॉइंट्स का इसमें यूज़ कर ली। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है स्टूडेंट्स, इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करने जाइएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा 0, रेयर केस में, एक्सेप्शन में। बट एग्जाम के लिए क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर आ गया तो फिर बनाओगे क्या। तो अगर ये 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है। तीनों पॉइंट्स क्या है? कॉलिनियर है। तो जब 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है तो इससे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये ध्यान रखना। इफ दिस डिटर्मिनेंट गिव्स 0 then number of planes will be infinite। ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है कि अगर इस डिटर्मिनेंट क्या दे देता है, 0 दे देता है, तो नंबर ऑफ प्लेन्स क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, एक्चुअली 0 देगा नहीं 99% केसेस में, क्योंकि उसको तो सवाल बनवाना है ना, 0 थोड़ी करवाना है। ओके, तो ये था आपका कार्टेशियन फॉर्म। चलिए अब वेक्टर फॉर्म है। इन वेक्टर फॉर्म देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, बट घबराने की कोई इशू नहीं है। आर वेक्टर, फिर मन में आएगा सर आर वेक्टर, आर तो रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? माइनस ए वेक्टर, मन में क्वेश्चन आएगा ए वेक्टर सर क्या है? पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पॉइंट का। पहले मैं लिख ही देता हूं, उसके बाद डिस्कस कर देता हूं। डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। तो यहां पे क्या किए हैं? आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है, वर्क करेंगे जल्दी हो जाएगा। तो अब एक्स्ट्रा क्या चीज़ है? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये कुछ नहीं, पोजीशन वेक्टर है, फर्स्ट पॉइंट का, सेकेंड पॉइंट का, थर्ड पॉइंट का। अब आ गया होगा समझ में। आर तो जानवे करते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ लिख देता हूँ बाकायदा, वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट रिस्पेक्टिवली क्रमशः। आप थोड़ा उल्टा पुल्टा भी कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को बी मान लीजिए, सेकेंड को सी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका वही आना है। ओके, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया आपका प्लेन का इक्वेशन, किस तरह से, जब कितने पॉइंट से पास करता होगा? 3 पॉइंट से पास करता होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इस इक्वेशन का नाम ही होगा नॉर्मल फॉर्म। तो फिर वेक्टर भी देखेंगे, कार्टेशियन भी देखेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म इसका क्यों नाम पड़ा है, थोड़ा सा यहाँ डिटेल में समझिए। आपको देगा क्या क्या इस केस में? आपके पास ऑरिजिन से डिस्टेंस होगा प्लेन तक का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे P माने हैं, ये दूरी जो है परपेंडिकुलर OL, मैं बाकायदा यहाँ लिखता भी हूँ, OL बराबर P। ओके, और इसी के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर देगा। कौन वेक्टर? यूनिट वेक्टर, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। कौन वेक्टर? यूनिट वेक्टर। तो n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, क्योंकि कैप तभी देते हैं जब यूनिट हो, परपेंडिकुलर टू प्लेन। बस ये 2 चीज़ ही देगा और कुछ भी आपको नहीं दिया रहेगा। तो क्या क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? क्या क्या देगा आपके पास? P देगा। कोई पूछेगा P क्या है सर? ऑरिजिन से डिस्टेंस है। फिगर जरूर बनाइएगा ताकि याद रखें, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। और n कैप क्या है सर? यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। इससे पहला वाला जो पार्ट बताए थे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0, वहाँ पे एन वेक्टर सिर्फ नॉर्मल वेक्टर था, मतलब परपेंडिकुलर था,
लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर के साथ साथ यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो ये ध्यान रखना है, अंतर बस इतना ही है। तो इसको दो फॉर्म में देखना है हम लोग को, कार्टेशियन और वेक्टर। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। अब सबसे पहली बात, एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो आप लोग को वेक्टर चैप्टर में सिखाए थे कि एन कैप बराबर जो होगा वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप नहीं होगा। क्या मतलब हुआ सर? मतलब अगर यूनिट वेक्टर है तो आई जे के का कोफिशिएंट जो होगा वो डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है। ओके, तो ए बी सी नहीं लेके इसके साथ एल एम एन लीजिए। अब क्यों वो भी बता ही देता हूँ, हालांकि पहले भी बताया हूँ, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। अब मन में आएगा सर कि ये एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है, कैसे पता करेंगे सर? तो ओके, डायरेक्शन कोसाइन का क्या होता है आपका फार्मूला, मतलब कि कंडीशन, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है? 1। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होना चाहिए? 1। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये होता है 1, 1 का रूट 1। इसीलिए जब भी आपको यूनिट वेक्टर मानने बोले तो याद रखिए आई जे के का कोफिशिएंट जो होता है वो ये डायरेक्शन रेशियोज नहीं लेना है, क्या लेना है? डायरेक्शन कोसाइन। आशा करते समझ में आ गया होगा सिर्फ यूनिट वेक्टर के साथ। तो अब कार्टेशियन फॉर्म में जो होगा वो क्या होगा? एल एक्स, एल मतलब यही डायरेक्शन कोसाइन एन कैप का, एम वाई प्लस एन जेड बराबर में पी। तो नया कुछ है नहीं, आप लोग के पास बस इतना ही दिया हुआ है, पी डिस्टेंस देगा आपको, सवाल वाला देगा, निश्चिंत रहिए। उसके बाद एल एम एन भी देगा, क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर देगा तो आई जे के का कोफिशिएंट वही हो गया, तो कुछ है नहीं। इन वेक्टर फॉर्म की अगर बात करूं तो इन वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर, आर तो देना ही देना है, वो देगा ही नहीं, मतलब हमको याद रखना है, क्योंकि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के स्ट्रेट लाइन में भी आया था, इसमें भी आ रहा है। आर वेक्टर डॉट एन कैप, ध्यान रहे एन कैप यानी यूनिट वेक्टर होना चाहिए, बराबर पी। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। कार्टेशियन में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी लिखोगे, और इसमें क्या लिखोगे? वेक्टर में आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी। कोई पूछेगा पी क्या है? प्लेन से ऑरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कोई पूछेगा एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है प्लेन के परपेंडिकुलर। और पूछेगा एल एम एन क्या है? तो उसी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जो प्लेन का इक्वेशन आएगा वो इंटरसेप्ट फॉर्म में आएगा। तो पहले समझिए कि इंटरसेप्ट होता क्या है। इंटरसेप्ट हुआ कि मतलब कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को प्लेन कहाँ कहाँ कट कर रहा है या टच कर रहा है, वो जो लेंथ होगा एक्स एक्सिस का वो इंटरसेप्ट कहलाता है। एक्स का, वाई का, जेड का। जरा देखिए ना, फिगर बना देता हूँ। हम लोग को पता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक ऐसा प्लेन बनाना है जो तीनों एक्सिस को कट करता होगा। तो देखिए एक ऐसा बना रहे हैं। तो ये प्लेन जो दिख रहा है आपको, ये देखिए तीनों एक्सिस को क्या कर रहा है? टच या कट कर रहा है। अब एक बात तो आप लोग को पता होगा कि ये है एक्स एक्सिस, तो यानी यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0। ये है वाई एक्सिस, तो यहाँ x होगा 0, y कुछ होगा पता नहीं, z 0। ये है z एक्सिस, तो x 0, y 0, z कुछ होगा। ऐसा ही कुछ पढ़ाए थे ना, x एक्सिस पे y 0, z 0, याद होगा। तो आज हम लोग को मानना होगा कि ये लेंथ को क्या मानते हैं? यही कहलाता है x इंटरसेप्ट, ये कहलाता है y इंटरसेप्ट, ये कहलाता है z इंटरसेप्ट। तो देखिए इसी तीनों पे डिपेंड कर रहा है ना मेरा पॉइंट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मान लेते हैं कि x इंटरसेप्ट a है, तो ये हो जाएगा a, यानी ये लेंथ a। ये अगर मान लेते b तो ये हो गया b, और अगर ये मान लेते हैं c तो ये हो गया c। ओके, तो कोई पूछे कि a b c क्या है, तो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट है। तो लेट x इंटरसेप्ट
इज इक्वल टू ए लिखते जाइएगा, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी, z इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सी। नाउ इक्वेशन जो होगा वो क्या याद रखना है, x बाय x इंटरसेप्ट यानी a प्लस y बाय y इंटरसेप्ट यानी b प्लस z बाय z इंटरसेप्ट यानी c बराबर 1। तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या आया है, ए बी सी, और ए बी सी तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, ऊपर लिखा हुआ है। और एक्स वाई जेड के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा वो क्या है, वो तो वेरिएबल पॉइंट है, अगर वो नहीं रहा तो इक्वेशन ही नहीं आएगा। ओके, तो ये कौन से फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। अब इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, अगर जब भी क्वेश्चन देगा तो इंटरसेप्ट तो देगा ही, तो वेक्टर से कोई मतलब है नहीं। आप आसानी से कन्वर्ट इक्वेशन ले आइए कार्टेशियन में। बाय द वे अगर पूछता है कि नहीं वेक्टर फॉर्म में भी बताइए तो आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। सर चेंज कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, निश्चिंत रहो आप। ओके, तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट में है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। एक प्लेन का इक्वेशन बताना है विच इज ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त होता है बाय लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स P1 एंड P2। दो प्लेन है और दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ एक लाइन बनेगा। ओके सर कैसे, दिखा रहा हूँ अभी। वहाँ से जो एक प्लेन बनेगा उस प्लेन का इक्वेशन, मतलब मोटा मोटी बात ये समझो, प्लेन 1 दिया रहेगा, मतलब प्लेन 1 का इक्वेशन दिया रहेगा, प्लेन 2 का दिया रहेगा, तीसरा का हम लोग को लाना है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि प्लेन 1 ये है, लेट्स से दिस इज P1, और प्लेन 2 जो है ये है। ये मत सोचिएगा पतला है, तिरछा भी तो हो सकता है, इसीलिए प्लेन 2 है। अब ये दोनों जो इंटरसेक्ट किया, क्या यहाँ से इंटरसेक्ट किया, तो ये उसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। यहाँ से एक और प्लेन बन सकता है। कहोगे सर कैसे, देख लो ज़रा, क्या ऐसा प्लेन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ऊपर इस तरह से। तो इसका इक्वेशन हम लोग को लाना है, यानी समझ लीजिए ना P3 का इक्वेशन लाना है, जहाँ पे P1 P2 का देगा। तो ध्यान दीजिए, P1 का इक्वेशन मान लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0। फिर समझिए, प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या पढ़ाए थे फर्स्ट दिन ही इसमें, मतलब फर्स्ट इसी वीडियो में फर्स्ट में, कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। चूँकि आज दो प्लेन है इसलिए 1 1 1 और नेक्स्ट में 2 2 2 करेंगे। एंड प्लेन 2 जो होगा वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये दो प्लेन है आपके पास, दिस एंड दिस, और ये लाना है। याद रखिए ये देगा आपको, इसमें मेहनत नहीं करना है। तो इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लेन जो होगा, इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लेन जो होगा वो क्या लिखना है, P1 प्लस लेमडा एक कोई नंबर है P2 बराबर 0। ये तीसरा का इक्वेशन होगा, P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0। P1 आपको पता है, P2 आपको पता है, अब लेमडा तो पता नहीं है, तो लेमडा एक नंबर है। तो मन में आएगा सर लेमडा का क्या होगा, लेमडा को हटाने के लिए एक कंडीशन देगा, कुछ भी दे सकता है कि आपका तीसरा प्लेन का, यानी इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो जितना है, डिस्टेंस इतना है, एक्स के नॉर्मल है, एक्स के पर बहुत सारी बातें करता है 10-10 तरह से। तो वो सारी बातें डिस्कस क्वेश्चन के पास ही हो पाएगा। खाली बस अभी याद रखना है P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। और हाँ, इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है, अन्यथा होता क्या है कि 5-6 टाइप का इक्वेशन पढ़ने के बाद एग्जाम में अगर दे दिया तो दिमाग से स्किप किया तो ख़त्म कहानी, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, कोई फार्मूला है ही नहीं, खाली इतने तो याद रखना है। तो ये तब यूज़ करना है जब बोलेगा कि एक प्लेन ऑब्टेंड होता है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से। तुरंत दिमाग में लगाइएगा, अच्छा वो P1 प्लस लेमडा P2 बराबर क्या पूछ रहा है, 0 वाला पूछ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू अदर प्लेन। एक प्लेन का इक्वेशन आपको देगा, कहेगा इसके पैरेलल में दूसरे प्लेन का इक्वेशन बताओ। तो क्या करोगे, ध्यान देना। अगर एक प्लेन ये है जिसका इक्वेशन मान लो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 है, मतलब आपको ये दिया है, देगा ही, और कहेगा इसके पैरेलल में कोई प्लेन है, तो लेट्स से नीचे ही बनाते हैं या ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल है, इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा। ओके,
तो याद रखिएगा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन इज, आपको जो भी देगा वही लिखना है। प्लेन दिया था क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, प्लस लास्ट में खाली कांस्टेंट को बदल देना है, डी के बदले कुछ और डाल देना, सी लेमडा जो डालना है डाल देते हैं लेमडा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर चर्चा करता हूँ। जैसे आपको बोला कि एक प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 8 बराबर 0, इसके पैरेलल में इक्वेशन बताओ। तो बोलना है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस लेमडा बराबर 0। मतलब x y z को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लेमडा को चेंज कर देना है, नंबर को। फिर मन में आएगा सर लेमडा ऐसे छोड़ देंगे, नहीं, उसको भी हटाने के लिए कंडीशन देगा। आप ये इतना तय मानिए जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रहा है ना, हटाने के लिए कंडीशन देता है, इसके लिए चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। दो पैरेलल प्लेन आपको देगा, दोनों के बीच डिस्टेंस पूछेगा, एक ये और इसका डिस्टेंस पूछेगा। मान लीजिए ये पी क्यू पूछ रहा है, तो एक बात सोच के देखिए, अगर दो प्लेन पैरेलल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मतलब दोनों प्लेन का इक्वेशन वो देगा, आपको मेहनत नहीं करना। तो अगर मान लीजिए इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ऐसा है अगर, तो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन तो देगा जो, वो तो हम लोग समझते हैं क्या देगा, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी नहीं कर सकते, बोले थे नंबर बदलना है आपको, तो डी के बदले लेमडा और डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आशा करते समझ में आया होगा। मतलब ये दो देगा, दो इक्वेशन प्लेन का दे देगा, बोलेगा आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो वो दोनों पैरेलल ही होता है जब भी पूछेगा। तो जब अगर डिस्टेंस ये पी क्यू लाना है तो आप क्या करोगे, मॉड लोगे, मॉड क्यू, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये नंबर का डिफरेंस लोगे, यानी डी माइनस लेमडा बाय अंडर रूट दोगे, ये जो डायरेक्शन रेशियोज है उसका स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर इसमें कांस्टेंट पार्ट लेफ्ट में है तो दूसरा में भी लेफ्ट में ही होना चाहिए, अन्यथा जहां प्लस होने का वो माइनस करवा देगा। कांस्टेंट या तो दोनों में राइट हो या दोनों में क्या हो, लेफ्ट हो। क्वेश्चन वाला भी स्मार्ट बनता है, एक में लेफ्ट एक में राइट करके छोड़ देगा, पता चला बना दिए, यहाँ घटने के बजाय जुट जाएगा, गलत कर बैठोगे। और जब भी पूछता है तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और आज स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव में होता है क्या, इधर उधर देखता नहीं है, सीधा सोचता है अब बन गया, ये तो याद है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो जो गलती आप कर सकते हैं मैं वो सारा चर्चा पहले ही कर देता हूँ। क्या गलती नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट पार्ट या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो, आप इंडिपेंडेंट है, दोनों एक ही साइड होना चाहिए। तो ये हो गया उसका डिस्टेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट। एक प्लेन का इक्वेशन है, एक पॉइंट से इक्वेशन डिस्टेंस पूछेगा। जैसे ये प्लेन है जिसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा एक पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ से। पी का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा। तो अगर आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है पी क्यू, तो आप क्या लिखोगे, ध्यान देना, कुछ नहीं, आप इसी को पढ़ोगे, ठीक है। याद रखने का हम तरीका भी सिखाते जा रहे हैं, इसको पढ़ोगे। तो जैसे पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, ए एक्स, एक्स का मतलब ऊपर वाला एक्स, ऊपर वाला एक्स क्या है, अल्फा, प्लस बी वाई, वाई ऊपर वाला, बीटा, सी जेड, जेड ऊपर वाला, गामा, प्लस डी, तो डी दीजिए,
बाय अंडर रूट वही डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का सम। आशा करते समझ में आया होगा। तो अगर किसी प्लेन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो अगर दो प्लेन देगा तो आप उसका एंगल कैसे बताएंगे। हालांकि ये बोर हो चुके बताते बताते 4 बार हो गया, आप लोग भी बोर हो ही जाएंगे देखने के बाद। वेक्टर में, डायरेक्शन रेशियोज में, स्ट्रेट लाइन में, फिर चौथा बार। तो दो प्लेन देगा तो दैट मीन्स दो प्लेन का इक्वेशन देगा। मान लिए पहला का a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d बराबर 0, d1 बराबर 0। फिर दूसरा का सबको पता है कि डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल का क्या है, a1 b1 c1, इसका a2 b2 c2 और थीटा बराबर कॉस इनवर्स। ये फार्मूला आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं। डायरेक्शन रेशियोज है, बना सकते हैं। पैरेलल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, वो भी पढ़ा चुके। परपेंडिकुलर के लिए a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0 होता है, वो भी 3-4 बार हो ही चुका है। आशा करते वो चीज़ समझ में तो आ ही गया होगा आप लोग को। अब जो नेक्स्ट है उस पर थोड़ा सा समझना है। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आप लोग को। ठीक, चलिए देखते हैं। अब जो है स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल। थोड़ा सा डिटेल में यहां समझिए। ये प्लेन है और एक लाइन है, ये एंगल हम लोग से पूछ रहा है थीटा क्या होगा। ओके, ये एंगल क्या होगा, क्योंकि प्लेन और लाइन के बीच अगर आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। देखिए ये बोर्ड प्लेन है और यहाँ मार्कर को हम तिरछा कर दिए, तब ये जो कैसे, हाँ, तब ये जो एंगल होगा यही एंगल पूछ रहा है। तो अब प्लेन का इक्वेशन देगा, लाइन का भी इक्वेशन देगा। प्लेन का इक्वेशन तो जान ही रहे आप लोग, डायरेक्शन रेशियो देगा ही। और लाइन का इक्वेशन लास्ट वीडियो में पढ़ा ही चुका हो, x माइनस x1/a2 बराबर y माइनस y1/b2 बराबर z माइनस z1/c2। ये डायरेक्शन रेशियोज है। 2 2 2 इसलिए लगा है कि नाम चेंज रहे, क्योंकि उधर 1 1 लगा हुआ है। तो देखिए प्लेन और लाइन के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, बट वास्तव में प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज तो होता ही नहीं है, प्लेन के नॉर्मल का होता है। क्योंकि कितने के दिमाग में चल रहा था, सर लास्ट में जो पढ़ाए आप फार्मूला वही तो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज पता है, आपको पता है। बट ये a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियोज प्लेन का नहीं होता, उसके नॉर्मल का होता है। फर्स्ट बार में ही बता चुके हैं। तो अगर नॉर्मल का होता है तो यानी दैट मीन्स की बात कुछ ऐसा होगा, इसका डायरेक्शन रेशियोज है लाइन वाला, यानी प्लेन वाला, प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज है a1 b1 c1। जब भी बोल रहे हैं प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज, समझिए उसके नॉर्मल का। और इस लाइन का दिया हुआ है a2 b2 c2। ओके, अब देखिए जरा, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल आपको पढ़ाए थे कॉस थीटा बराबर, ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर, बट थीटा यहाँ दो लाइन के बीच का एंगल थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा है। अब वही a1 a2 जो भी पढ़े हैं प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ओके, बट कॉस 90 माइनस थीटा सबको पता है कि क्या हो जाता है, साइन थीटा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उतना आप लोग को समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जब भी दो प्लेन के बीच का एंगल था तो कॉस थीटा बराबर ये फार्मूला था, और लेकिन अगर दो लाइन होगा, एक प्लेन और एक लाइन होगा तो साइन थीटा बराबर ये फार्मूला होगा। आशा करते चीज़ समझ में आया होगा। तो आज आप सब चीज़ उल्टा कर देंगे, जो पैरेलल का केस था परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर, चलिए फिर समझिए। अगर एक प्लेन एक लाइन पैरेलल है, एक प्लेन एक लाइन पैरेलल है, तो कंडीशन पैरेलल वाला नहीं लगाएंगे आप, नॉर्मल वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लेन का तो डायरेक्शन रेशियोज होता नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब प्लेन लाइन या लाइन प्लेन दे तो आप अपने कंडीशन को उल्टा कर देंगे। पैरेलल का कंडीशन हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0,
और नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर का हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसलिए मैं इसको लिख भी रहा हूँ बकायदा। इफ प्लेन इज पैरेलल टू लाइन देन a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2 बराबर 0। इफ प्लेन इज perpendicular to line then a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आशा करते हैं ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। तो याद रखने का एक तरीका सिखा देते हैं। दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल cos थीटा बराबर ही आया था, दो प्लेन के बीच cos थीटा ही आया, लेकिन एक लाइन प्लेन के बीच sin थीटा आया। इसको ऐसे याद रखिएगा। जब सेम सेम हो तो फार्मूला सेम होगा। सेम सेम मतलब जब लाइन लाइन होगा तो सेम फार्मूला। सेम फार्मूला मतलब जो जानते हो, कंडीशन भी वही होगा जो जानते हो। दो प्लेन होगा सेम सेम है ना, तो फिर सेम ही रहेगा। लेकिन अगर एक प्लेन एक लाइन हो, उल्टा हो गया ना, तो यहाँ भी फार्मूला आप उल्टा कर देंगे। याद होने का तरीका समझ में आ गया। लाइन लाइन सेम फार्मूला, प्लेन प्लेन सेम फार्मूला, लेकिन एक प्लेन एक लाइन या एक लाइन एक प्लेन हुआ तो फिर फार्मूला भी उल्टा, क्योंकि वहाँ उल्टा हो गया एक तो। आशा करते ये चीज़ समझ में आया होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग का प्लेन का थ्योरी पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन आप लोग से एक क्वेश्चन है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट क्वेश्चन जो कह ले आप नोट डाउन करके अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा और अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।